हेलो स्टूडेंट्स। इस चैप्टर के पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एसिड बेसिस के बारे में डिस्कस किया कि किस तरीके से हम एसिड और बेसिस के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद के वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विथ सेवरल इंडिकेटर्स। लाइक हम लोगों ने लिटमस के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने फिनोप्थलीन के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स देखे, हम लोगों ने कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स देखे, हम लोगों ने कुछ मैनमेड इंडिकेटर्स देखे। बट पिछले वीडियोस में जितना कुछ भी मैंने आपको बताया है, उन वीडियोस को देखने के बाद भी आज के डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई किस तरीके से आप दो एसिड या दो बेस के पावर को पता कर सकते हो। लाइक अगर आपने किसी तरीके से आइडेंटिफाई कर दिया कि आपके पास दो ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड हैं, और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप मुझे ये बताओ कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है, तो अभी हो सकता है कि आपके पास इसका कोई मेथड ना हो कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है या कौन सा वीक एसिड है। बट आज के इस लेक्चर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से दो बेसिस और दो एसिड्स के बीच में से हम उसकी स्ट्रेंथ या उसकी पावर को पता लगा पाएं कि कौन सा उसमें से स्ट्रांग होगा और कौन सा वीक होगा। तो लाइक आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पीएच ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो अभी हम थोड़ा सा पीएच के बारे में पढ़ते हैं, और यही वो इंडिकेटर है जो आपको किसी दो एसिड या दो बेस के बीच में पावर को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करेगा। तो पीएच के सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे है। तो आपके पिछले वीडियोस में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है वो ये किया हुआ है कि किस तरीके से आप किसी एसिड या बेस के बीच में थ्रू ए इंडिकेटर आइडेंटिफाई कर सकते हो। लाइक आप ये बता सकते हो कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, बट न्यूट्रल के लिए कोई नहीं था, ठीक है ना। और साथ में अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई आपके पास केवल कोई एक इंडिकेटर अवेलेबल है और आप एसिड, बेस और न्यूट्रल तीनों मीडियम को आइडेंटिफाई करो, तो वो आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लाइक अगर मैं आपसे कह दूं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ब्लू लिटमस पेपर है, और मैं आपसे ये कह दूं कि भाई आप एक काम करो, आपके पास एक एसिड भी है और एक बेस भी है और एक न्यूट्रल भी है, आप तीनों बताओ कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस और कौन सा न्यूट्रल है। तो ब्लू लिटमस पेपर से आप एसिड का आइडेंटिफिकेशन तो बहुत आसानी से कर सकते हो, बट बिटवीन बेस एंड न्यूट्रल मीडियम आप आइडेंटिफिकेशन उतना आसानी से नहीं कर सकते। तो यहां पर जो आपको इंडिकेटर मिलेगा दैट इज पीएच। ये पीएच क्या करता है, आपको एसिड के बीच में, बेस के बीच में और न्यूट्रल के बीच में आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत हेल्प करता है। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये पीएच के अंदर एक ऐसी भी क्वालिटी होती है कि ये आपको दो एसिड या दो बेस के बीच में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है, या कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस और कौन सा वीक बेस है, इसको भी एक्सप्लेन करने में मदद करता है। तो जब कभी भी आप लैब में जाओगे और लैब में आप पीएच की डिमांड करोगे अपने लैब असिस्टेंट से, तो वो आपको दो फॉर्म्स में पीएच को प्रोवाइड करा सकता है। जो सबसे पहला फॉर्म अवेलेबल होता है वो होता है पीएच पेपर के फॉर्म में। पीएच पेपर मतलब आपको कुछ लिटमस पेपर की जैसी स्ट्रिप्स मिलेगी और वो पीएच पेपर होगी। दूसरा जो होता है दैट इज पीएच सोल्यूशन, मतलब कि आपको कुछ एक लिक्विड सा सोल्यूशन मिलेगा, वो पीएच सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो अब हम पता करते हैं कि ये पीएच पेपर है क्या और ये पीएच सोल्यूशन है क्या, साथ में ये हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करता है या किस तरीके से हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि क्या एसिड है, क्या बेस है और क्या न्यूट्रल है, और उनकी पावर क्या क्या हो सकती है। तो चलते हैं, देखते हैं भाई। अभी हम थोड़ी देर के लिए बात कर ले रहे हैं पीएच पेपर की। तो जब कभी भी आप पीएच पेपर जाकर के अपने लैब असिस्टेंट से मांगोगे तो वो आपको एक स्ट्रिप देगा, और उस स्ट्रिप की एक पार्टिकुलर कलर होगी, और जब उस स्ट्रिप के आप कवर पे जाओगे तो कवर पे ऐसे कई तरह से एक नंबर्स लिखे होंगे और नंबर्स के ऊपर कलर बना होगा, ठीक है। लाइक यहाँ पर लिखा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और उसके बाद फिर 12 13 एंड 14, यहाँ तक एक पीएच के जो होता है वो अपने पास नंबर्स रखता है, और उस नंबर्स पे एक पार्टिकुलर कलर बना होगा। मींस 0 के नीचे कोई कलर होगा, 1 के नीचे कोई कलर होगा, 2 के नीचे कोई कलर होगा, 3 के नीचे कोई कलर होगा। ऐसा कुछ कलर्स जो होंगे, हर एक कलर के ऊपर एक पार्टिकुलर नंबर लिखा होगा उस पीएच की स्ट्रिप पे, स्ट्रिप वाली कवर पे। और अंदर जो पीएच पेपर्स होंगे वो बिल्कुल ब्लैंक होंगे और वो सिंगल कलर के होंगे। अब क्या होगा, आपके पास मतलब एक पीएच पेपर आपको प्रोवाइड कराया गया। नाउ आप क्या करेंगे, आपके पास एक सोल्यूशन होगा जो अननोन है, मींस वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, अभी आपको पता नहीं है। पता करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस स्ट्रिप को उस सोल्यूशन के अंदर डिप करना है। जब आप इसको डिप करोगे तो ये जो पीएच पेपर होगा ये एक पार्टिकुलर कोई एक कलर शो करेगा,
और उस कलर को आप क्या करोगे, इस स्ट्रिप से मैच कराओगे कि वो कलर इस स्ट्रिप के कौन से कलर के सबसे करीबी वाला कलर है। लाइक अगर ये येलो आ गया तो हो सकता है येलो के शेड्स अलग अलग हो, लाइक डार्क येलो, लाइट येलो, ऐसा कुछ हो। पर आप क्या करोगे, मैक्सिमम कोशिश करोगे कि इस स्ट्रिप पर वो कौन से कलर से मैच कर रहा है, आप ये पता लगाने की कोशिश करो। लाइक इमेजिन करिए कि आपका वो कोई एक 8 नंबर वाले कलर से क्या कर गया, मैच कर गया। अब अगर वो 8 नंबर वाले कलर से मैच कर गया या आपको कोई वो किसी कलर से मैच किया तो आपको वो एक पार्टिकुलर नंबर देगा। अब जो नंबर वो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो नंबर अगर इन बिटवीन 0 to 7 रेंज के बीच में पड़ रहा है, लाइक कलर मैच करने के बाद जो आपको नंबर मिल रहा है वो 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है या फिर 0 मिल रहा है, तो ये 0 to 7 क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। मतलब आप ये बताओगे कि भाई जो कलर आया था वो जिस नंबर से मैच किया है वो 0 और 7 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए जो अननोन सब्सटेंस था वो हमारा क्या है, एसिड है। अगर वो एग्जैक्टली 7 से मैच कर रहा है देन द सब्सटेंस विल बी न्यूट्रल नेचर, विल बी ऑफ न्यूट्रल नेचर। और अगर क्या है कि वो जो कलर मैच कर रहा है वो इन बिटवीन 7 to 14 के बीच में लाई कर रहा है, 7 to 14 के बीच में, तो आप क्या कहोगे कि भाई वो कौन सा नेचर शो कर रहा है, बेसिक नेचर शो कर रहा है। तो कुल मिलाकर के आपको पीएच पेपर से एसिड, बेस और न्यूट्रल तीनों चीज की कहानी पता चल सकती है। अगर 0 to 7 के बीच में नंबर आया तो एसिड, एग्जैक्ट 7 आया तो न्यूट्रल और 7 to 14 आया तो बेस। तो आपको एक चीज तो ये आइडेंटिफाई हो गई कि किस तरीके से आप एसिड, बेस और न्यूट्रल के बीच में क्लैरिफाई करोगे। अब बात आया कि भाई मान लेते हैं कि आपके सामने 2 सब्सटेंस है, ठीक है, और ये मैंने कह दिया कि दोनों ही एसिड है, ठीक है, मैंने आपसे कह दिया कि भाई ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। अब आप बताओ कि आप दोनों में से ये कैसे पता करोगे कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। तो आप क्या करोगे, फिर से इसी पीएच पेपर को डिप करोगे। लाइक अगर आप मान लो कि फिनोप्थिलीन इंडिकेटर से पता करते हो या मिथाइल ऑरेंज से पता करते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, दोनों एसिड है। या अगर आप पीएच पेपर से भी पता कर सकते हो तो आप पीएच पेपर भी डिप करो, अगर दोनों बार नंबर्स क्या है 7 से नीचे आए तो आप क्या बता दोगे कि ये दोनों क्या है, एसिड है। बट जब पहले आप फिनोप्थिलीन से चेक करते थे, मिथाइल ऑरेंज से चेक करते थे, तो उस समय क्या था, आप केवल ये बता पाते थे कि भाई ये दोनों क्या है, एसिड है। बट जब आप पीएच पेपर से चेक करोगे तो लाइक रिजल्ट मान लो क्या आता है कि भाई जब आपने कोई ए सब्सटेंस को चेक किया और बी सब्सटेंस को, मान लेते हैं सब्सटेंस का नाम है ए और इस सब्सटेंस का नाम है बी, तो ए पे जो नंबर आया वो आया 5 आया, इट मींस ये पक्का हो गया कि ये एसिड है। क्यों, क्योंकि 0 से लेकर के 7 के बीच में कलर आया। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जब आप पीएच पेपर को सब्सटेंस में डिप करोगे तो एक कलर आएगा, नंबर नहीं आएगा, एक कलर आएगा, उस कलर को आप स्ट्रिप से क्या करोगे, मैच कराओगे। जब आप स्ट्रिप से मैच कराओगे तो वो स्ट्रिप आपको एक नंबर देगा, जहां पर वो कलर मैच करेगा उस कलर के जस्ट ऊपर एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर आपको वो प्रोवाइड करेगा कि भाई इस सब्सटेंस का ये नंबर है। और मान लेते हैं कि अगर वो 0 से लेकर के 7 के बीच में है तो एसिड, तो ए का अगर नंबर 5 आ रहा है तो 5 क्या होगा, एसिड होगा, तो ए क्या हो गया, एसिड हो गया। अब आपने बी को भी चेक किया, जब बी को चेक किया तो क्या आ गया, 6, तो 6 आ गया, तो ये भी क्या होगा, एसिड होगा। अब बात आती है कि कौन सा अच्छा एसिड है और कौन सा खराब एसिड है। तो आप ये याद रखिएगा कि 7 से नंबर जितना कम होगा उतना अच्छा एसिड होगा। मतलब 7 से कम 6 तो 6 वाला अच्छा एसिड, 6 से कम 5 तो 5 वाला अच्छा एसिड। तो सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, 0 वाला। मतलब 0 से लेकर के 7 के बीच की अगर हम बात करेंगे तो जो 0 नंबर वाला एसिड होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड और जो 6 नंबर वाला एसिड होगा वो सबसे वीक एसिड। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 5 और 6 के बीच में स्ट्रॉन्ग होगा तो 6 वाला सबसे वीक, तो 5 वाला इससे स्ट्रॉन्ग। तो हम ये कहेंगे कि ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा और ये क्या होगा, वीकर होगा। ठीक है, तो आपके सामने 2 एसिड के बीच में आपने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा और कौन सा वीकर एसिड होगा। अब अगर मान लेते हैं कि आपके सामने कोई 2 सब्सटेंस और दिए हुए हैं, लाइक एक सब्सटेंस का नाम है C और एक सब्सटेंस का नाम है D। तो सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि ये दोनों एसिड हैं, ये दोनों बेस हैं, और अगर एसिड है तो कौन सा अच्छा एसिड है, बेस है तो कौन सा अच्छा बेस है, ये सब आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपने क्या किया, फिर से पीएच पेपर लाए, C में डिप किया और उसके बाद फिर दूसरे पीएच पेपर को D में डिप किया। इमेजिन करिए सॉरी, इमेजिन करिए लाइक C का जो पीएच आया वो आया 13। क्या आया, 13। तो भाई अब ये जो नंबर आया है वो 7 to 14 के बीच में आया है। मतलब ये चीज क्लियर हो गई कि C जो है वो बेस है। और जब आपने D को चेक किया तो D का नंबर आया 14। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया कि 7 to 14 के बीच में है, इसका मतलब D भी क्या है, बेस है। अब बात करते हैं कौन सा अच्छा बेस है, तो हम कहेंगे कि 14 वाला जो है वो एक अच्छा बेस है।
7 से जितनी दूर वैल्यू होगी दोनों साइड में उतनी स्ट्रॉन्गर उसकी स्ट्रेंथ होगी, और 7 के जितनी पास वैल्यू होगी उतनी ज्यादा वो क्या होगी, वीकर वैल्यू, वीकर स्ट्रेंथ रखेगा। तो लाइक अगर 13 एंड 14 की बात करें तो 7 to 14 जाएगा तो ज्यादा दूर गया, मतलब ये क्या हो गया, बेस तो है पर ये स्ट्रॉन्गर बेस है। और अगर हम बात करेंगे 13 वाले की तो ये बेस तो है बट ये वीकर बेस है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पर इन शॉर्ट आपको बताऊं तो जो ये 7 मार्क है, ये 7 मार्क्स आपका क्या है, न्यूट्रल। 7 से आप जितना दूर जाओगे वो स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, किस मामले में स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, बेस के मामले में। और इस साइड आप जितना दूर जाओगे उतना ही क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, पर किस मामले में, एसिड के मामले में। मींस 0 विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड 14 विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो कुल मिलाकर के आपको पीएच तो समझ में आ गया। अब ये तो पेपर की कहानी थी, अब बात आती है कि सोल्यूशन की कहानी क्या होगी। तो बेटा हू बहु सेम कहानी सोल्यूशन की होती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि वहां पर आपको पेपर नहीं मिलता है, वहां पर आपको सोल्यूशन मिलता है। आप क्या करोगे, आप एक अननोन सोल्यूशन ले लो जिसको आपको पता करना है कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। फिर आप जाओ अपने पीएच सोल्यूशन की बॉटल उठाओ और उसमें से एक ड्रॉप क्या करो, आप उस सोल्यूशन के अंदर डाल दो जो अननोन वाला था। जैसे आप उस सोल्यूशन को, पीएच सोल्यूशन को उस अननोन सोल्यूशन में डालोगे, वो अननोन सोल्यूशन एक पार्टिकुलर कलर शो करेगा, और वो कलर जिस कलर से मैच करेगा, जब आप बॉटल को घुमा करके देखोगे तो उसके बैक साइड पर कई सारे कलर्स दिए होंगे, वो कलर सोल्यूशन के जिस कलर से मैच करेगा या सोल्यूशन का कलर उस वाले कलर से जिससे मैच करेगा, वो आपको एक पार्टिकुलर नंबर देगा। और वो जो नंबर होगा वो अगर 0 to 7 के बीच में लाई कर रहा है तो एसिड, 7 के पे लाई कर रहा है तो न्यूट्रल, और अगर 7 to 14 के बीच में लाई कर रहा है तो बेस। ठीक है, तो ये आपकी कुल कहानी हो गई पीएच पेपर की और सोल्यूशन की। अब एक थोड़ा सा जो एक और डिटेल्ड नॉलेज मैं आपको देना चाहूंगा, वो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई ये जो नंबर आ रहे हैं, ये जो नंबर आ रहे हैं, ये किस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये नंबर क्या बताते होंगे, किस तरीके से हम इसको और इलाबोरेट करके समझ सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए चलते हैं, दो सोल्यूशन को हम कंपेयर करते हैं। लाइक इमेजिन करते हैं कि एक था ए सब्सटेंस और दूसरा जो था वो क्या था, बी सब्सटेंस। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भाई ये ए सब्सटेंस और बी सब्सटेंस का पीएच कितना था, तो मान लेते हैं कि ए सब्सटेंस का जो पीएच था वो था 1 और जो बी सब्सटेंस का पीएच था वो था 3। आपके सामने दो सब्सटेंस है, एक ए और एक बी, एक का पीएच 1 और एक का पीएच 3। अब मैं बात करता हूं इस पीएच 1 का क्या मतलब, हम कैसे बता सकते हैं कि ये पीएच 1 है तो सोल्यूशन का क्या होगा, क्या कैपेसिटी होगी या कैसे स्ट्रॉन्गर होगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको बता रहा हूं एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर क्योंकि आप 10th में हो तो इस फॉर्मूले का भी कोई खास यूज नहीं है, आप 11th में आकर के इसको और क्या कह सकते हैं कि डिटेल्ड में पढ़ोगे। तो लाइक अब मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूं तो पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो आता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन। क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन। तो अब अभी आप ना लॉगरिथम जानते हो ना आप इस ब्रैकेट का मतलब जानते हो, आप बस केवल अभी इतना जानते हो कि अगर H प्लस आयन है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। तो फिलहाल मैं अभी आपको इसी वजह से सिर्फ ये फॉर्मूला बता दे रहा हूं कि इस फॉर्मूले से ही हम पीएच को कैलकुलेट करते हैं। थोड़ी देर के लिए एक चीज और एज्यूम कर लो जो मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं। लाइक अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच है 1 तो आप ये समझ लेना कि उस सब्सटेंस के अंदर जो H प्लस होगा वो 10 to the power -1 मोल होगा। क्या होगा, 10 to the power -1 मोल H प्लस 1 लीटर में, मतलब कि पर लीटर। और अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 3 है तो आप क्या कहोगे, 10 to the power -3 मोल H प्लस पर लीटर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, मतलब जितना पीएच 10 की पावर उतना माइनस में चढ़ा दोगे और उतना ही क्या होगा, H प्लस होगा 1 लीटर में। तो अगर मैंने कह रखा है किसी की भी वैल्यू क्या है 5 है तो आप क्या कहोगे, 5 वैल्यू का मतलब क्या है कि 10 to the power -5 मोल H प्लस होगा 1 लीटर में। ये आपका टोटल एक सोल्यूशन की स्ट्रेंथ पीएच जो है वो बताता है। अब इसका मतलब क्या है कि 10 to the power -1 मोल H प्लस होगा 1 लीटर में या 10 to the power -3 मोल होगा H प्लस होगा 1 लीटर में। तो मैं ये कह सकता हूं, जरा सा इस मोल को और डिटेल में पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने क्लास 9th में मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ा होगा कि मोल का मतलब क्या होता है, तो मैं उसी को यहां पर और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लाइक अगर मैं कहता हूं 10 to the power -1 मोल H प्लस पर लीटर, तो इसका मतलब हो गया 0.1 मोल H प्लस पर लीटर, मतलब कि 1 लीटर में 0.1 मोल H प्लस। और 1 मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं 6.023 इंटू 10 to the power 23, ये होते हैं मोल्स में। तो अगर 0.1 मोल की मैं बात करूं तो यानी टोटल H प्लस जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे
0.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H प्लस इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ये हो जाएगा आपका उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ। तो भाई एक चीज तो हमारे समझ में आ गई कि अगर किसी का pH 1 है तो इतने मॉलिक्यूल्स H प्लस के होंगे। अब मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि H प्लस क्या होता है, जहां पर H प्लस है वो एसिडिक नेचर, तो जितना ज्यादा H प्लस उतना अच्छा एसिडिक नेचर और उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड। तो भाई बात करते हैं, अगर pH 3 की बात करें तो 10⁻³ मोल H प्लस पर लीटर, इसका मतलब 0.001 मोल H प्लस पर लीटर, यानी 1 लीटर में इतना मोल H प्लस। तो अब अगर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन की बात करूं कि भाई कितने H प्लस होंगे, तो अगर मैं टोटल H प्लस की बात करूं तो 0.001 इंटू 1 मोल में कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, H प्लस के। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ H प्लस इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपको यह पता चल गया कि भाई अगर pH 3 है तो 1 लीटर पानी में इतने H प्लस, और अगर pH 1 है तो 1 लीटर पानी में इतने H प्लस। तो भाई किसमें ज्यादा H प्लस, तो भाई देखो यहां पर 0.001 है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू हो गई, और ये 0.1 है, मतलब ये क्या है, ये थोड़ी ज्यादा वैल्यू है। तो यानी पहले वाले केस में क्या है, आपके पास हम कह सकते हैं कि ज्यादा H प्लस आयन है, और अगर ज्यादा H प्लस आयन है तो उस एसिड का पावर क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। pH 3 के केस में क्या है, जो नंबर ऑफ H प्लस आयन है वो कम है, तो मतलब कि जो एसिड होगा वो क्या होगा, वीकर होगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि pH ज्यादा तो एसिड वीकर, pH कम तो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। या अगर हम इसको और इलाबोरेट करके कहें तो हम ये कहेंगे pH कम मतलब कि H प्लस की संख्या ज्यादा, pH कम मतलब कि H प्लस की संख्या ज्यादा, और अगर H प्लस की संख्या ज्यादा तो हम ये कहेंगे कि एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। अगर pH ज्यादा तो हम ये कहेंगे कि एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम, और एसिडिक कैरेक्टर का कम का मतलब उसके जो नंबर ऑफ H प्लस आयन होंगे वो भी क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के pH से आप इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद मैं रखता हूं कि आपको pH जो होगा वो काफी अच्छे से और काफी डिटेल में आप लोगों ने समझ लिया होगा किस तरीके से ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इसी में अब आपको ये बताना है कि भाई हमारे एवरीडे लाइफ में, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरीके से pH जो होता है वो इफेक्ट करता है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको छोटी छोटी 3-4 टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूंगा जो आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं pH फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके आसपास प्लांट्स एंड एनिमल्स अवेलेबल हैं वो भी कहीं ना कहीं पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली pH के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जैसे कि अगर मैं खासकर प्लांट्स के बारे में बात करूं तो इनका जो सर्वाइवल pH रेंज होता है ये 7 to 7.8 के बीच में लाई करता है। अब 7 to 7.8 आपको देख करके ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये सर्वाइव केवल एक बहुत वीक बेसिक मीडियम में कर सकते हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, मतलब ये pH रेंज जो होगा वो सॉइल का ही होगा। मतलब सॉइल का pH रेंज अगर हमको एक अच्छे हेल्दी प्लांट के लिए चाहिए तो वो 7 to 7.8 के बीच में लाई करनी चाहिए। अब बात आती है कि ये डिफर कैसे करता है या किस तरीके से प्लांट जो होते हैं ये इस pH रेंज से बाहर चले जाते हैं और अपने आप को क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो हमें पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा बाइक्स, कार्स या इंडस्ट्रीज जो हैं वो रन कर रही हैं, तो ये एज ए बाई प्रोडक्ट जो स्मोक इनसे निकलता है उसमें SO2, CO2 या NO2 जैसे गैसेस निकलते हैं। और जब ये गैसेस निकलेंगी तो हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट में मॉइस्चर अवेलेबल है ये उस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड जैसे एसिड्स का फॉर्मेशन करती हैं। अब जब तक ये इन्वायरमेंट में है तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही रेनी सीजन आता है या जब कभी भी रेन होता है तो ये वाटर के साथ कंबाइन करके हमारे अर्थ सरफेस पर चले आते हैं। अब क्योंकि इनका नेचर एसिडिक था तो जब कभी भी ये अर्थ सरफेस पर आएंगे तो ये अर्थ सरफेस के pH को डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि इनका नेचर क्या था, एसिडिक था। तो अब भाई हमें पता है कि जो सॉइल है उसका pH रेंज वो 7 to 7.8 है, मतलब कि वीक बेस है। और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा, और अगर एसिड रेंज ज़्यादा हो गया, मतलब कि एसिड रेंज का pH मान लेते हैं कि 5 के अप्रॉक्स है, तो ये जो सॉइल है इसका भी pH रेंज घट करके 7 से कम हो जाता है और वो 6.8, 6.5 या कभी कभी 6 भी चला जाता है। अब इस pH रेंज पर प्लांट्स का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है और वो लास्टली क्या करते हैं, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, मतलब कि वो सूख जाते हैं या फिर वो खराब हो जाते हैं।
तो कुल मिलाकर के हमें ये पता चल गया है कि जो प्लांट्स हैं वो 7 to 7.8 पीएच को में ही सर्वाइव कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये इससे एनिमल्स कैसे इफेक्ट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भाई जब एसिड रेन हुआ है तो वो केवल अर्थ सरफेस पर तो होगा नहीं, वो रिवर्स के अंदर भी होगा, वो पॉन्ड्स के पास भी होगा, वो सी के अंदर भी होगा। तो अब जब इस तरीके से एसिड रेन वहां पर कंबाइन होगा तो वो हमारे रिवर वाटर, सी वाटर या पॉन्ड के वाटर को भी एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करेगा। तो उसके अंदर मतलब कि सी के अंदर या रिवर के अंदर जो प्लांट्स हैं या जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी इसी पीएच रेंज के अंदर लाई करती है, और अगर वो एसिडिक मीडियम की तरफ जाएगी तो वो भी एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी या बर्बाद हो जाएगी, जिससे कि हमें बहुत लॉस होगा और एनवायरनमेंट को बहुत हार्म होगा। तो कुल मिलाकर के हमें पीएच रेंज जो सॉइल का है और वाटर का है वो इसी के बीच में रखना पड़ता है। अब बात करते हैं कि ये जो पीएच है किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो मैं आपको बता दूं कि बायो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम जो भी फूड इंटेक करते हैं उसका डाइजेशन फ्रॉम माउथ से स्टार्ट होता है एंड टिल इंटेस्टाइन तक चलता है। तो अब अगर मैं बात करूं कि भाई आपने जो सबसे पहला बाइट लिया इंटेक करने के लिए फूड का, उसको आप सबसे पहले क्या करते हो, अपने माउथ में च्यू करते हो। तो च्यू करते टाइम पर जो आपके माउथ का लार्वा होता है वो उस फूड में क्या करता है, मिक्सअप होता है, और बेसिकली उस लार्वा में कहीं ना कहीं पर HCl भी मिक्सअप होता है जो कि आपके फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है, और उसका सबसे बड़ा रोल होता है आपके फूड में अवेलेबल बैक्टीरियाज को किल करना। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि लार्वा में HCl है, मतलब कि एसिडिक मीडियम है, और उसका पीएच कुछ ना कुछ होगा जिससे कि आपके बैक्टीरिया किल होंगे। अब जब ये फूड आपके स्टमक में जाएगा तो वहां पर भी जनरली एसिडिक मीडियम ही होता है, और उस एसिडिक मीडियम के पूरे पीएच रेंज के बीच में आपका फूड बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है, जिसको हम कहते हैं डाइजेशन। अब जब ये डाइजेशन कंप्लीट होता है तो इसका जो सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट फेज है एब्जॉर्प्शन का काम आता है, मतलब कि जो फूड हमने डाइजेस्ट किया वो हमारे ब्लड के साथ मिक्सअप हो और जो एक्स्ट्रा फूड है वो हमारे लीवर में जाकर के स्टोर हो। तो अब बात क्या होगी कि जब वो हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा तो उस समय पर वो एसिडिक मीडियम में नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंट एंजाइम्स या डिफरेंट केमिकल्स निकलते हैं हमारे इंटेस्टाइन में जो वहां के मीडियम को एसिड से बेसिक में कन्वर्ट करते हैं, और फिर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे ब्लड में। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हो कि कहीं पर फूड के डाइजेशन में एसिडिक मीडियम रखना है और कहीं पर फूड के डाइजेशन में बेसिक मीडियम रखता है, और इस एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम को फिक्स करने के लिए सबसे ज़्यादा जो अहम रोल होता है वो हमारे इंजाइम्स का होता है, और ये इंजाइम्स किसी एक पार्टिकुलर पीएच रेंज के बीच में ही काम करते हैं। उस पीएच रेंज के बाहर मतलब कम होने पर या ज़्यादा होने पर इंजाइम क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं और वो डाइजेशन में हेल्प नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी एक खास पीएच रेंज के बीच में काम करता है। उस पीएच रेंज से कम या ज़्यादा होने पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क नहीं करेगा। अब बात आती है कि ये जो वर्क नहीं करेगा और क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि कभी कुछ देर के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच रेंज घट या बढ़ जाता है, तो हम करते क्या हैं। तो बेसिकली जो हमारे स्टमक का पीएच है वो बेसिकली घट ही जाता है जनरली जब हम नंबर ऑफ टाइम्स फूड अनर्गल इनटेक कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनटेक कर लेते हैं या इरेगुलर तरीके से इनटेक कर लेते हैं। लाइक कभी हम मैरिज में गए और कंटिन्यूसली 2-4 जंक फूड्स खा लिए तो उससे हमें एसिडिटी हो जाती है। तो अब अगर एसिडिटी हो गई तो हुआ क्यों एसिडिटी, क्योंकि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक में ने बार बार क्या किया, HCl रिलीज किया या कोई खास एंजाइम रिलीज किया। अब बार बार एसिड के रिलीज होने की वजह से स्टमक का जो पीएच है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो गया, जिससे कि आपको इरिटेशन फील होगा और आप कहोगे कि हमें क्या हो गया है, एसिडिटी हो गया है। अब उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए जो होम रेमेडी होती है वो बेसिकली आप क्या करते हो कि वीक बेस का कंजम्पशन करते हो। वीक बेस लाइक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो जनरली आप बेकिंग सोडा इंटेक करते हो और आपका वो जो एसिड होता है वो बेकिंग सोडा के साथ मतलब कि बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमारी एसिडिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। बट अब बात आती है कि जो एसिडिटी खत्म हुई है तो हम वीक बेस ही क्यों ले रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं ले रहे हैं, एक साथ एसिडिटी क्यों नहीं खत्म करते रहे। तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी दो स्ट्रॉन्ग चीज में रिएक्शन होता है तो वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। इसी वजह से अगर आपके पेट का मतलब स्टमक का जो मीडियम है वो एसिडिक है तो आप वीक बेस इंटेक करते हो ताकि एसिड और बेस का जो रिएक्शन हो वो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ना हो, वो काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक ना हो, और वीक बेस एसिड के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करते हुए आपके एसिड को क्या करे, न्यूट्रलाइज कर दे जो आपके पेट में प्रोड्यूस हुआ है, और कुल मिलाकर के आपका जो एसिडिटी है वो खत्म हो जाए।
ठीक, अगर हम इसी तरीके से बात करें, अगर हम कुछ कॉमर्शियल यूज करना चाहते हैं, जो इनो आता है मार्केट में, वो भी बेसिकली कुछ नहीं आपका बेकिंग सोडा है, जो अलग अलग फ्लेवर्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें पीएच रेंज एज ए कॉज ऑफ टूथ डीके की, मतलब टूथ किस तरीके से पीएच के इफेक्ट की वजह से खराब हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टूथ है इसका बेसिकली जो मीडियम होता है वो 5.5, इससे कम अगर पीएच हुआ तो आपका जो टूथ है, जो टूथ का इनेमल है, वो खराब होना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं पर आपके टूथ में कैविटी क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, वो कंटिन्यूअसली फूड का इंटेक करते रहते हैं और फूड के इंटेक करने की वजह से जो फूड के छोटे छोटे चिप्स हैं, लाइक चॉकलेट का और टॉफी का, ये आपके फूड में टीथ में कहीं ना कहीं पर क्या हो जाता है, लग जाता है। और इस फूड के लग जाने की वजह से जो हमारे टीथ पर बैक्टीरियाज अवेलेबल हैं, वो उस फूड के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिड रिलीज करते हैं। उस एसिड के रिलीज होने की वजह से जो हमारे माउथ का पीएच है वो 5.5 से कम हो जाता है। और इस 5.5 से कम होने की वजह से जो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, मतलब कि जिससे हमारा टीथ बना है, लाइक क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, यही हमारे टीथ का फॉर्मूला है। ये जो होता है, जब 5.5 से कम पीएच होता है तो ये डीके करने लगता है, धीरे धीरे क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है, जिससे कि हमारे दांत के बीच में क्या हो जाता है, कैविटी क्रिएट हो जाती है। और इस कैविटी के क्रिएट होने से हम उसको एक केमिकल या मेडिकल टर्म देते हैं टूथ डीके। अब बात आती है कि हम इसको कैसे खत्म करें, टूथ डीके क्यों ना हो। तो हमें पता है कि कुल मिलाकर के टूथ डीके हो क्यों रहा है, तो क्योंकि जो फूड के चिप्स हमारे दांत पर लगे हुए हैं उससे बैक्टीरिया रिएक्ट करके एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। ना फूड का मटेरियल हमारे दांत पे लगे, ना बैक्टीरिया रिएक्ट करेगा। तो कुल मिलाकर के हमें क्या करना है, टाइम टू टाइम हमने अपने माउथ को क्या करना है, वॉश करना है। तो अगर हम अपने माउथ को वॉश करेंगे तो फूड मटेरियल हमारे टीथ पे लगा नहीं रहेगा और बैक्टीरिया उसके साथ रिएक्ट करके एसिड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। पहला चीज तो ये हो गया, तो टाइम टू टाइम माउथ वॉश करना है, एक चीज तो हमारे नोट कर ली। दूसरा क्या, अगर हम टाइम टू टाइम माउथ वॉश नहीं कर पा रहे तो हमें दो चीजों का कंजम्पशन करना होता है। लाइक हमने कहीं पर सुना होगा कि बेकिंग सोडा से आप अपने दांत साफ करिए या टूथपेस्ट का इस्तेमाल करिए, अपने दांत को साफ करते हो। तो बेसिकली ये बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट है क्या, ये वीक बेसिस है। और आपका जो टूथ डीके हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एसिड की वजह से। तो टूथपेस्ट या बेकिंग सोडा जा करके आपके टीथ में जो अवेलेबल बैक्टीरिया है जो एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस एसिड के साथ रिएक्ट करके आपके मतलब माउथ के जो पीएच रेंज है उसको वो 5.5 से अबव ही रखेगा, 5.5 से नीचे नहीं आने देगा और आपका जो टूथ डीके है वो बचा रहेगा। अब बात आती है कि ये जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, ये अपने किस तरीके से प्रिवेंशन के लिए, मतलब अपने आप को डिफेंड करने के लिए किस तरीके से एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जब किसी को वास्प काट लेता है या फिर हनी बी काट लेती है तो उसको बहुत इरिटेशन होता है। तो ये वास्प के काटने से या हनी बी के काटने से या कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके चुभ जाने से, जिनका कांटा चुभ जाने से हमें बहुत इरिटेशन होती है। तो वो इरिटेशन बेसिकली क्या होता है, एक एसिड है मिथेनोइक एसिड या इसका दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। ये जब हमारे ब्लड में इंजेक्ट कर देते हैं, आइदर थ्रू वास्प चला जाए, हनी बी चला जाए या किसी प्लांट के थ्रू चला जाए, तो जब ये एसिड हमारे ब्लड में या स्किन पे लगता है तो हमें इरिटेशन होने लगती है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये एसिड है, हमें इरिटेशन हो रही है, हमें खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इस पे जो बेस है उसका रिएक्शन कराएंगे। और बेस कौन सा होना चाहिए, वीक बेस, क्योंकि एसिड के साथ अगर हम वीक बेस का रिएक्शन कराएंगे तभी वो एक्सोथर्मिक कम होगा और हमें इरिटेशन और ज्यादा नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, वीक बेस लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम चूना भी बोलते हैं, हम चूने को उस एरिया पर रब करते हैं जिससे कि जो एक्स्ट्रा एसिड हमारे स्किन पर लग गया या हमारे ब्लड में चला गया वो किसी तरीके से कंट्रोल हो जाए और हमारी इरिटेशन खत्म हो जाए। तो होप सो कि आपको पीएच के बारे में समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा कि किस तरीके से पीएच हमारे एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की तरह से काम कर सकता है, एसिड बेस के बीच में आइडेंटिफाई कर सकता है, साथ में न्यूट्रल मीडियम को भी डिफरेंशिएट कर सकता है और साथ में उसका क्या क्या एवरीडे हमारे लाइफ पे इफेक्ट है। लाइक एनिमल्स और प्लांट्स किस तरीके से पीएच के ऊपर डिपेंडेंट हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ या टूथ डीके हुआ या डिफेंडिंग सिस्टम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हुआ। तो इन चीज़ों को देखते हुए उम्मीद रखता हूं कि आपको पीएच बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं कि ये एसिड एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और सॉल्ट्स बेसिकली कितने तरीके में कैटेगराइज किए गए हैं। पर इन सब को पढ़ने के लिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, बाय बाय।